गर्मी में कच्चा आम बेचने वाली गरीब सास बहू। इस साल तो मार्केट में काफी अच्छे कच्चे आम आए हैं, बिल्कुल खट्टे खट्टे। माँ थोड़ा और मसाला डालो ना। वैसे निश्चय बेटा, तेरा आजकल कपड़े की दुकान का काम कैसा चल रहा है? याद है ना कि हमें जल्द से जल्द बैंक का लोन चुकाना है। हाँ माँ याद है, आधा लोन तो मैंने चुका दिया है, अब सिर्फ आधा और रह गया है। बस कुछ ही महीनों में वो लोन भी चुका दूंगा। अच्छा हुआ कि मैंने बैंक से लोन लेकर अपने कपड़ों की दुकान का काम शुरू कर दिया, वरना कब तक दूसरों के यहाँ नौकरियां करता रहता। चलिए अब मैं चलता हूँ। तुझे याद है ना कि शाम को बहू को अस्पताल लेकर जाना है, जरा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ याद है माँ। बहू अब तू भी जाकर थोड़ा आराम कर ले। ठीक है माँ जी। 7 महीने की गर्भवती शीतल कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। शाम होते ही शीतल डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होकर बैठी होती है। अरे बहू, ये निश्चय कहाँ रह गया है? ये रास्ते में ही होंगे माँ जी। शीतल इतना बोलती है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। शीतल जैसे ही उस कॉल को अटेंड करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे क्या हुआ? बहू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? किसका कॉल था? माँ जी, जिस बाजार में उनके कपड़ों की दुकान है वहां पर आग लग गई है। शीतल की बात सुन सोमलता खुद को संभाल नहीं पाती और दोनों साथ बहू बाजार जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बाजार में मौजूद कई दुकानों में आग लग गई है और उन दुकानों में से उनकी खुद की एक कपड़े की दुकान भी थी। दरअसल बाजार के पास में ही एक बहुत घना जंगल था। गर्मी की वजह से जंगल के कुछ पेड़ों में आग लग गई और आग इतनी बढ़ती गई कि बाजार तक पहुंच गई और कई दुकानों को जलाकर राख कर दिया। डॉक्टर साहब, मेरे पति कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ है उन्हें? देखिए, जो इनके साथ हादसा हुआ उसकी वजह से इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और इन्हें सदमे में से बाहर निकालने में काफी वक्त लग सकता है। यही कारण है कि ये कुछ बोल नहीं पा रही है। ये क्या हो गया? हे भगवान, पल भर में तूने हमारी सारी खुशियां छीन ली। अब क्या होगा? पूरी दुकान जल जाने की वजह से सोमलता और शीतल वक्त रहते बैंक का लोन नहीं चुका पाते, जिसके चलते अब उन्हें अपना घर बेचकर बैंक का लोन चुकाना पड़ता है और पूरा परिवार एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगता है। मेरी कमर। क्या हुआ बहू? माँ जी पता नहीं, कल रात से कमर में बहुत गंदा दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही ना बहू, ऐसी हालत में जहाँ तुझे मुलायम गद्दे के बिस्तर पर सोना चाहिए वहां तू टूटी फूटी चारपाई पर सो रही है। माँ जी आप परेशान मत होइए, ये मुश्किल भरा वक्त सिर्फ कुछ समय का है। आप देखना, जल्दी सब कुछ पहले की तरह ही हो जाएगा। गरीबी और लाचारी के चलते पूरे परिवार को पूरे दिन में मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब होता था, जिससे भी वो लोग पेट भरकर नहीं खा पाते थे। माँ, मुझे ये गंदी खिचड़ी नहीं खानी है। दादी रोज रोज खिचड़ी बना देती है। नहीं परी बेटा, ऐसा नहीं कहते, बल्कि खिचड़ी तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और ये हमें ताकतवर बनाती है। एक तो पूरे दिन में सिर्फ एक बार हम लोग खाना खाते हैं, उसमें भी ये खिचड़ी खाने को मिलती है। अगर आप दूसरा खाना नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे कच्चे आम ही लाकर खिला दो। देखो ना, गर्मी कितनी बढ़ गई है। यहाँ के सभी बच्चे रोज ढेर सारे कच्चे आम खाते हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। परी की बात सुन और गर्भवती होने की वजह से कहीं न कहीं शीतल का भी मन कच्चे आम खाने का करता है, लेकिन अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए शीतल अपना और अपनी बेटी का मन मार देती है। क्या हुआ? तू क्यों इतनी उल्टियां कर रही है? पता नहीं माँ जी, एक तो कुछ दिनों से गर्मी की वजह से बेचैनी हो रही है और खट्टा खाने का भी मन कर रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उम्र को देखते हुए किसी ने भी मुझे काम नहीं करने दिया। हमें आगे आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। सोमलता इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां उसकी पोती भागी भागी आती है। दादी दादी, बाहर कच्चे आम वाला आया है, सभी लोग कच्चे आम खरीद रहे हैं, मुझे भी कच्चे आम दिलाओ ना। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुझे ढेर सारे कच्चे आम दिलाऊंगी। आप झूठ, हमेशा मुझसे यही कहती हो लेकिन नहीं दिलाती, आप झूठी हो। परी, क्या तमीज है दादी से ऐसे बात करने की? कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। जाओ यहाँ से जाओ, हमारे पास कच्चे आम के पैसे नहीं है। अपनी माँ की डांट सुन परी वहां से रोती हुई चली जाती है और शाम होने पर भी घर नहीं आती। माँ जी कहाँ चली गई है? मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। कहीं मेरी डांट सुनकर वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? परेशान मत हो, यहीं कहीं खेल रही होगी, आती ही होगी। सोमलता शीतल परेशान होकर आंगन में बैठी होती हैं कि तभी वहां परी हाथों में ढेर सारे कच्चे आम लिए आती है। परी, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी और ये तेरे पास कच्चे आम कहाँ से आए? हमारे घर के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ पर बहुत सारे कच्चे आम के पेड़ हैं
और मेरे दोस्तों ने वहीं से कच्चे आम तोड़े। आपको भी कच्चे आम खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए मैं आपके लिए भी कच्चे आम ले आई। परी की बात सुन शीतल उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब सभी मिलकर कच्चे आम खाते हैं कि तभी शीतल को कच्चे आम देखकर ख्याल आता है। माँ जी, आपकी उम्र और मेरी ऐसी हालत देख हमें कोई भी काम नहीं देगा, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग कच्चे आम बेचना शुरू कर दें। जंगल से ही हमें ढेर सारे कच्चे आम मिल जाएंगे और गर्मी का मौसम तो है ही, लोग कच्चे आम तो खरीदेंगे। इन कच्चे आमों को बेचकर ही हम लोग 2 वक्त की रोटी तो खा ही लेंगे। हाँ बहू, तो सही कह रही है। शीतल सोमलता जंगल जाते हैं और परी की मदद से ढेर सारे कच्चे आम को तोड़कर इकट्ठा करके उन्हें टोकरी में ले जाकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। कच्चे आम ले लो, कच्चे आम ले लो, खट्टे खट्टे कच्चे आम ले लो। कितने रुपए किलो हैं कच्चे आम बहन जी? 30 रुपए किलो। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ते हैं। यहाँ दूसरे कच्चे आम वाले तो 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। एक काम करिए, मुझे 2 किलो कच्चे आम दे दीजिए। सस्ते और अच्छे कच्चे आम बेचने की वजह से पहले दिन ही सोमलता और शीतल की काफी अच्छी कमाई होती है, जिसके चलते आज उनका पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाता है। अब दोनों सास बहू रोज ऐसे ही सस्ते दामों पर कच्चे आम बेचने लगते हैं और अब सारे कस्टमर धीरे धीरे उनसे ही कच्चे आम लेते हैं, जिससे दोनों सास बहू को तो फायदा होता है, लेकिन आसपास बेच रहे कच्चे आम वालों का काफी नुकसान होता है। अरे जब से दोनों सास बहू आई हैं तब से कोई भी हमसे कच्चे आम नहीं खरीद रहा है। जहाँ पहले पूरे दिन में 1000-2000 की कमाई होती थी, अब मुश्किल से 200 रुपए की भी कमाई नहीं होती है। लगता है इन दोनों सास बहू का यहाँ से पत्ता साफ करना ही पड़ेगा। बिरजू और भजन बड़े बड़े लठ लिए सोमलता और शीतल के पास आते हैं। कान खोल कर सुन लो, कल से तुम दोनों सास बहू इस बाजार में आम बेचते हुए देख मत जाना। हाँ, जब से आई हो तब से हम लोगों का धंधा चौपट हो गया है। जरा हमारी हालत तो देखिए, इन कच्चे आम को बेचकर ही तो हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। अगर ये भी आप हमें यहाँ बेचने से मना कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी करो, लेकिन यहाँ कल से कच्चे आम बेचने की जरूरत नहीं है, वरना ये जो लठ दिख रहा है ना, तुम दोनों पर ऐसे पड़ेंगे कि चलने के लायक भी नहीं रहोगी। बिरजू भजन की धमकी सुन बेचारी शीतल कच्चे आम की टोकरी उठाती है और वहां से चली जाती है। अब हम लोग कहाँ कच्चे आमों को बेचेंगे? लगता है अब हमारी 2 वक्त की रोटी बंद हो जाएगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। यही पास में जो रेलवे स्टेशन है ना, हम वहीं आसपास कच्चे आम बेचेंगे। वहां पर हमेशा काफी ज्यादा भीड़ रहती है और वहां हमारे कच्चे आम भी बहुत ज्यादा बिकेंगे। अगला दिन होते ही दोनों सास बहू नजदीकी रेलवे स्टेशन के पास कच्चे आम बेचने के लिए निकल जाती हैं। ये कच्चे आम सच में कच्चे हैं ना? पिछली बार एक जगह से मैंने कच्चे आम लिए थे, आधी कच्चे थे और आधे पके। न उन्हें खा पाए और न ही कुछ बना पाए। खरीदने से पहले इसे खाकर देख लीजिए, अगर जरा भी पके हुए तो मत खरीदना। ये तो बहुत खट्टे हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा अचार बनेगा और अच्छा भी। आप मुझे 5 किलो कच्चे आम दे दीजिए। धीरे धीरे दोनों सास बहू की रेलवे स्टेशन के पास कच्चे आम की बिक्री काफी अच्छी होने लगती है और इसी के साथ साथ अब वो कच्चे आमों को काट कर उनमें मसाला डालकर उन्हें बेचने लगती हैं। गर्मी की ये खट्टे खट्टे कच्चे आम खाकर तो मजा ही आ गया है। माँ जी, कच्चे आम बेचकर तो हमने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना हम कच्चे आम के साथ साथ कच्चे आम की चटनी, अचार और आम पन्ना भी बनाकर बेचें। बहू, ये तो तेरी बहुत अच्छी तरकीब है। हम कल से ही ये काम शुरू कर देंगे। अब दोनों सास बहू कच्चे आम के साथ साथ कच्चे आम की बनी हुई चीजें बेचती हैं, जिससे दिन पर दिन उनकी बिक्री बढ़ती जाती है। साथ ही साथ अब जोड़े गए पैसों से वो निश्चय का भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसके चलते निश्चय भी अब ठीक हो जाता है। वहीं शीतल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अब दोनों सास बहू मिलकर अपने कच्चे आम के कई सारे पेड़ भी उगाते हैं और साथ ही साथ अपने कच्चे आम के बिजनेस को भी समय के साथ बढ़ाते हैं।